एक व्यक्ति था, 30 साल तक नौकरी करता रहा। हर सुबह समय पर उठा, लोकल ट्रेन पकड़ी, ऑफिस पहुंचा, ऊपर से दबाव झेला, बॉस की डांट सही, घंटों स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखा, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी थी। बच्चों की फीस भरनी थी, मां की दवाइयां लेनी थी, बैंक का लोन चुकाना था। छुट्टियां भी छोड़ी, अपनी तबीयत भी नजरअंदाज की। हर महीने तनख्वाह आई और हर महीने कहीं न कहीं चली भी गई, और फिर एक दिन रिटायर हो गया। उस दिन पहली बार बैठकर शांत हुआ और तभी महसूस किया, ये जो जिंदगी अभी बीत गई, क्या वो सच में मेरी थी या बस मैं निभाता गया जो निभाने के लिए कहा गया? असलियत यह है, उसने कभी कोई फैसला खुद से लिया ही नहीं था। जो समाज ने ठीक बताया वो सही मान लिया, जो सिस्टम ने रास्ता दिखाया उसी में चलता गया। और यही कहानी सिर्फ एक की नहीं है, ये तो हर उस इंसान की कहानी है जो खुद को मिडिल क्लास कहता है, जिसे बताया जाता है कि मेहनत करते रहो, सपने देखो, एक दिन सब अच्छा होगा। पर सच्चाई कुछ और है। वो हर दिन भागता है, पढ़ाई में, नौकरी में, रिश्तों में, खर्चों में, कर्जों में। हर जगह उसके हिस्से में सिर्फ जिम्मेदारी आती है, फैसले नहीं। सोच पर भी किसी और का कब्जा है। आप सोचते हैं कि अपने मन से जी रहे हैं, कौन सी चीज खरीदनी है, किससे शादी करनी है, किससे डरना है, किस पर गर्व करना है। लेकिन दरअसल ये सब पहले से तय कर दिया गया होता है। स्कूल में जो पढ़ाया गया, टीवी पर जो दिखाया गया, धर्म के नाम पर जो सिखाया गया, न्यूज में जो डाला गया, सब धीरे धीरे आपके मन को उसी दिशा में ढालते गए जहां उन्हें जरूरत थी। और यही बात दुनिया के सामने पहली बार इतने खुलकर कही थी एडवर्ड बर्नेस ने अपनी किताब में, जिसका नाम है प्रोपेगेंडा। ये किताब सिर्फ प्रचार की तकनीक पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि कैसे इंसान की सोच को, उसके निर्णयों को और पूरे समाज को धीरे धीरे एक तयशुदा दिशा में मोड़ा जाता है, बिना उसे एहसास कराए। प्रोपेगेंडा दिखता नहीं है, लेकिन हर जगह है, और जब आप इसे पहचान लेते हैं तो शायद पहली बार खुद से सोचने की शुरुआत होती है। चैप्टर 1, ईस्ट का सौदा। कभी ये सोचा है कि जो कपड़े पहने जाते हैं, जो फोन लिया जाता है, जूते, परफ्यूम, गाड़ी, हेयर स्टाइल, ये सब खुद के लिए लिए जाते हैं या दिखावे के लिए? अक्सर लगता है कि फैसले खुद के होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो चीज पसंद आती है वो पहले ही कहीं और तय की जा चुकी होती है। सोच का वो रास्ता जिससे होकर चुनाव किया जाता है, वो रास्ता ही किसी और ने बना रखा होता है। और ये सब होता है बहुत चालाकी से, बिना एहसास कराए, बिना जबरदस्ती किए। एक बहुत मामूली सा उदाहरण, किसी ने 3000 रुपए की टी शर्ट पहनी, कपड़ा वैसा ही है जैसा किसी 300 की में होता है, लेकिन लोगो, ब्रांड और सोशल वैल्यू ने उसे ईस्ट का टुकड़ा बना दिया। अब वो कपड़ा नहीं रहा, वो एक पद बन गया। और फिर वही ईस्ट, जिसे लोग मानते हैं कि कमाई जाती है, धीरे धीरे खरीदी जाने लगती है, ब्रांड से, स्टाइल से, दिखावे से। असल में ये खेल ईस्ट का नहीं, डर का है। डर ये कि कहीं लोग कम न आंक ले, कहीं कोई मजाक न बना दे, कहीं कोई न कह दे कि इसका फोन पुराना है, इसके जूते सस्ते हैं, ये तो बस ऐसा ही है। अब जो लोग बहुत अमीर हैं, उनके लिए ये सब चीजें रोजमर्रा की बात है। उनके लिए एक नया फोन लेना वैसा ही है जैसे चाय लेना। और जो गरीब है, उन्हें पता है कि कुछ भी लेना मुमकिन नहीं। उनके पास चाहने और पाने के बीच इतना फासला होता है कि वो दिखावे के खेल में पड़ते ही नहीं। बीच में फंसता है मध्य वर्ग, मिडिल क्लास। उसे सब कुछ चाहिए, लेकिन हर चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कीमत सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये कीमत होती है आत्मसम्मान की, असल जरूरतों की बलि देने की, और सबसे ज्यादा खुद की पहचान भूल जाने की। लोगों को लगता है कि जो चीजें ली जाती है वो खुशी देती है, लेकिन असल में वो चीजें एक नया टारगेट दे देती है। जैसे ही एक ब्रांडेड घड़ी आती है, अगला ब्रांड याद दिलाया जाता है। जैसे ही कार ली जाती है,
कोई और मॉडल नजर में घुसा दिया जाता है। चैन की सांस लेने से पहले ही नया सपना आंखों में डाल दिया जाता है। और फिर ये सब सिर्फ बाहरी चीजों तक नहीं रुकता। शरीर, रंग, बोलने का तरीका, चाल ढाल, हर चीज पर सवाल उठाए जाते हैं। और इन्हीं सवालों से बचने के लिए इंसान खुद को ढालने लगता है, वैसे जैसा दुनिया चाहती है। अक्सर जिम जाने वाले लोगों से पूछा जाए, सच में फिट रहने के लिए जाते हो या बस दूसरों को दिखाने के लिए? अगर दुनिया देख नहीं रही होती तो क्या उतनी मेहनत होती? दिक्कत यह है कि आजकल खुद के लिए कुछ करना बचा ही नहीं है। सब कुछ सोशल वैल्यू के लिए किया जा रहा है। और जो लोग ये सब बनाते हैं, ब्रांड, एड, मार्केटिंग कंपनियां, उन्हें अच्छी तरह पता है कि डर और दिखावा कितना बड़ा बाजार है। हर इंसान बस ये सोच रहा है कि सामने वाला क्या सोचेगा। और यही सोच बन जाती है जिंदगी की सबसे बड़ी कैद। जैसे एक बंदा ईएमआई में फोन ले रहा है, 24 महीने की किश्तें, सिर्फ इसलिए ताकि किसी के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। लेकिन सोचो, अगर कोई देखने वाला ही न हो, कोई राय न बनाए, तब क्या सच में वो फोन चाहिए? ये सिस्टम इसी खतरनाक सोच पर टिका है कि इंसान को अंदर से इतना खोखला कर दिया जाए कि वो बाहर की चीजों में अपनी पहचान ढूंढे। जितना वो खरीदता जाएगा उतना लगेगा कि अब कुछ बन गया है। लेकिन अंदर से बस एक नया डर बैठा होता है। अगला क्या? हर बार नया कुछ खरीदो, नया कुछ दिखाओ, वरना डर लगेगा कि लोग क्या कहेंगे। ये सब इतनी सफाई से होता है कि किसी को शक भी नहीं होता कि असल में ये एक जाल है। इज्जत अब मेहनत से नहीं, बाजार से मिलती है। और बाजार जानता है कि इज्जत की भूख सबसे तेज होती है। जैसे जैसे सोशल मीडिया आया, ये जाल और मजबूत हो गया। अब हर फोटो, हर स्टोरी, हर पोस्ट एक नए कंपैरिजन को जन्म देती है। और लोग ये मान लेते हैं कि दिखावा ही सब कुछ है। सवाल ये नहीं कि ये गलत है या सही, सवाल ये है कि ये तुम्हारा अपना फैसला है या सिर्फ दूसरों की आंखों से खुद को देखने की आदत। जब तक ये बात समझ में नहीं आती, तब तक इंसान एक इनविजिबल रेस में भागता रहता है, जिसमें ना मंजिल होती है ना जीत, बस खुद को साबित करने की थकान होती है। इसलिए इस खेल का सबसे पहला सच यही है, इज्जत अब बिकती है। और जो इसे खरीदने की कोशिश में लगा है, वो हर दिन कुछ और बेच रहा है। कभी वक्त, कभी पैसा, और सबसे ज्यादा खुद को। चैप्टर 2, सोच का सौदागर। अक्सर लोग मानते हैं कि जो सोचा जाता है वो उनका खुद का होता है। हर विचार, हर फैसला, हर सपना जैसे अपनी ही मर्जी से आया हो। लेकिन असल में ज्यादातर लोग वो सोचते हैं जो उन्हें सिखाया गया है सोचना। और जो उन्हें सिखाता है वो बस एक इंसान नहीं होता, एक पूरा सिस्टम होता है। बहुत पुराना, बहुत गहरा और बहुत चतुर सिस्टम। सोच पर कब्जा करना तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि अगर किसी के दिमाग में यह भर दिया जाए कि जो हो रहा है वही सही है, तो फिर उसे कैद में रखने के लिए दीवारें नहीं चाहिए, हथकड़ी नहीं चाहिए, नहीं डंडा। वो खुद अपनी कैद बनाता है, खुद ही उसके नियम मानता है और फिर उसी कैद को आजादी समझने लगता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग एक खाली पन्ने जैसा होता है और इस पन्ने पर लिखने का काम शुरू हो जाता है। परिवार, स्कूल, टीवी, धर्म, भाषा, देशभक्ति, समाज, पड़ोसी, किताबें, गुरु, इम्तिहान, विज्ञापन, सब मिलकर धीरे धीरे उस दिमाग को एक फॉर्मेट में ढालते हैं। ये फॉर्मेट ऐसा होता है जो सिस्टम को सूट करे, जिसमें सवाल न उठे, बस जवाब दिए जाए, जिसमें बदलाव की नहीं, पालन करने की आदत डाली जाए। माना जाता है कि आजादी है सोचने की, कहने की, करने की। लेकिन जरा सोचकर देखो, क्या वाकई मन जो चाहता है वही सोचा जाता है? अक्सर जो पसंद आता है वो किसी एड में पहले ही दिखाया जा चुका होता है। जो सपने देखे जाते हैं वो कहीं ना कहीं पहले से प्लांट किए गए होते हैं। करियर से लेकर शादी तक, धर्म से लेकर देश तक, सब पर राय बन चुकी होती है और ऐसा लगता है
जैसे वो राय खुद बनाए हो। सोच की ये घेराबंदी इतनी चालाकी से होती है कि आदमी खुद को आजाद समझता है, लेकिन असल में उसकी आजादी एक इल्यूजन बन चुकी होती है। जिसे देशभक्ति सिखाई जाती है, वो कभी ये नहीं सोचता कि क्या सच में जो सिखाया गया है वो सब सही है। जिसे धर्म की किताबें रटवाई जाती हैं, वो ये नहीं सोचता कि जो लिखा है वो सवालों से परे कैसे हो गया। जिसे करियर के नाम पर इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए कहा जाता है, वो नहीं पूछता कि क्या यही जिंदगी का रास्ता है। असल में सवाल उठाना ही सबसे पहली आजादी होती है। लेकिन सिस्टम ने सोच को इस तरह मोड़ा है कि सवाल करने वाला गद्दार समझा जाने लगता है, और जो सवाल नहीं करता वो ही आदर्श नागरिक, सच्चा भक्त, अच्छा बच्चा और सफल इंसान मान लिया जाता है। अब सवाल यह है कि इस सोच पर कब्जा कौन करता है? बहुत आसान है। जो ताकत में होता है, सरकार, मीडिया, कॉरपोरेट, धर्म, सेना, स्कूल, सोशल मीडिया, सबका एक मकसद है, सोच को काबू में रखना। और सोच को सीधा काबू नहीं किया जाता, उसे डर, शर्म, गिल्ट और कंपैरिजन के जरिए बांधा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई धर्म से सवाल करे तो उसे पापी, अधर्मी, नास्तिक बोल दिया जाता है। अगर कोई देश की नीतियों पर सवाल करे तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। अगर कोई शादी, जेंडर, शरीर या जीवन के किसी मूल ढांचे पर बात करे तो उसे भटका हुआ, असभ्य, चरित्रहीन बना दिया जाता है। यानी जो भी सोच से बाहर जाएगा उसे समाज काट देगा। और ये डर ही सोच को एक दायरे में बांध कर रखता है। और सोच के सबसे बड़े सौदागर होते हैं वो लोग जो ये तय करते हैं कि लोग क्या देखें, क्या सुने, क्या पढ़ें और क्या याद रखें। इतिहास की किताबों से लेकर न्यूज चैनलों तक, फिल्मों से लेकर सोशल मीडिया ट्रेंड्स तक, सब कुछ तय होता है। कुछ चीजें दिखानी होती है, कुछ छुपानी होती है, और कुछ इतनी बार दोहरानी होती है कि वो सच लगने लगे। ताकतवर लोग सिर्फ खबरें नहीं चलाते, वो सोच चलाते हैं। और सोच को चलाना मतलब इंसान की पूरी जिंदगी को अपनी जेब में रखना। जब एक पूरी की पूरी पीढ़ी मानने लगती है कि पैसा ही सफलता है, तो फिर उसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। जब एक समाज ये मान लेता है कि गोरा रंग सुंदरता है, तो फिर लोग उसी के पीछे दौड़ते हैं। जब किसी देश के लोग ये सोचने लगते हैं कि विरोध देशद्रोह है, तो फिर वहां बदलाव की कोई उम्मीद नहीं बचती। सोच का ये सौदा सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, ये इंसान की आत्मा को भी बेच देता है। और धीरे धीरे इंसान को समझ भी नहीं आता कि उसका दिमाग अब उसका नहीं रहा। वो हंसता है, डरता है, खुश होता है, गुस्सा करता है, लेकिन इन सब के पीछे उसका कंट्रोल नहीं होता। वो रिएक्ट करता है जैसे कोई बटन दबा रहा हो और वो उस बटन पर नाच रहा हो। जिस दिन ये समझ में आने लगे कि जो दिमाग में चल रहा है वो खुद का नहीं है, उसी दिन असली सोच शुरू होती है। वरना तो पूरी जिंदगी किसी और के प्लान के मुताबिक जी जाती है और ऐसा लगता है जैसे सब अपनी मर्जी से किया गया हो। असल में इंसान सबसे ज्यादा गुलाम तब होता है जब उसे लगता है कि वो आजाद है। और सोच की ये जंजीर जो दिखती नहीं, वही सबसे खतरनाक होती है। चैप्टर 3, सपने बेचना। डर को बाजार में बदला गया। हर इंसान अपने अंदर कुछ बनने का सपना रखता है। कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई खुश रहना चाहता है, कोई प्यार चाहता है, कोई सम्मान। और इन्हीं सपनों को पकड़कर एक पूरा बाजार खड़ा कर दिया गया। एक ऐसा बाजार जो हर उस चीज को बेचता है जिसकी इंसान को असल में जरूरत नहीं होती, लेकिन उसे ऐसा यकीन दिला दिया जाता है कि अगर ये नहीं मिला तो तुम कुछ नहीं हो। असल में ये सपना नहीं बेचा जा रहा होता, डर बेचा जा रहा होता है। डर असफल होने का, डर अकेले रह जाने का, डर पीछे छूट जाने का, डर दूसरों से कमतर दिखने का। ये डर पहले तुम्हारे मन में डाला जाता है और फिर उस डर का इलाज बाजार में बेचा जाता है। सोच कर देखो, स्कूल से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बताया जाता है कि अगर टॉप नहीं किया
तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर गोरे नहीं हो तो कोई पसंद नहीं करेगा। अगर ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने तो कोई इज्जत नहीं देगा। अगर महंगी गाड़ी में नहीं घूमे तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। अब होता क्या है, ये सब बातें एक सीधी लाइन में तुम्हारे अंदर डर भरती है और फिर उनके ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स उस डर को मिटाने का वादा करते हैं। मतलब ये कि एक तरफ तुम्हारे मन में जहर डाला गया और फिर उसी कंपनी ने एंटीडोट बेचा। यही असली धंधा है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण देखो, फेयरनेस क्रीम्स। पहले तुम्हें बार बार दिखाया जाता है कि गोरा रंग सुंदरता की निशानी है। हर एड, हर फिल्म, हर मैट्रिमोनियल साइट यही दोहराती है। फिर जब तुम्हारा मन खुद से ही असंतुष्ट हो जाता है तो बाजार कहता है हमारे पास हल है, और वो हल बिकता है 300 रुपए की एक ट्यूब में। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर समाज कभी ये नहीं कहता कि गोरापन जरूरी है तो क्या कोई उस क्रीम को हाथ लगाता? यही होता है हर सपने के साथ। सपना पहले तुम्हें दिया जाता है बिना पूछे। फिर जब वो तुम्हारे अंदर बैठ जाता है तो उसके पीछे भागने के लिए तुम अपना वक्त, मेहनत, पैसा सब झोंक देते हो। ताकतवर लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि इंसान को चलाने के लिए बस 2 चीजें चाहिए होती है, डर और लालच। डर दिखाओ और फिर उस डर से बाहर निकलने का सपना बेचो। और जब इंसान उस सपने में उलझ जाए तो उसे पता ही नहीं चलता कि असल में हुआ क्या है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। एजुकेशन सिस्टम को लो। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा सफल बने, लेकिन सफलता की परिभाषा किसने तय की? वही सिस्टम जिसने पहले फेलियर का डर पैदा किया। अब जब हर बच्चा डर के साए में पढ़ता है तो कोचिंग सेंटर, करियर गाइडेंस, मोटिवेशनल सेमिनार सब उस डर का इलाज बेचने लगते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर देखो, हर कोई खुश, अमीर, सुंदर, परफेक्ट दिखता है। अब जो आम इंसान है, जो संघर्ष कर रहा है, उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, जबकि वो जो देख रहा है वो एक इल्यूजन है। फिल्टर, एडिटिंग, प्लानिंग और झूठ का जाल। लेकिन वो यकीन कर बैठता है और फिर उसी इल्यूजन को पाने के लिए भागता है। इंस्टाग्राम का सपना बेच दिया गया और उसके पीछे करोड़ों की इंडस्ट्री चल रही है। बाजार ने इंसान के बेसिक इमोशंस को पकड़ लिया है, प्यार, इज्जत, सुरक्षा, पहचान। फिर उन्हें इतना तोड़मरोड़ कर पेश किया कि लोग ये मान बैठे कि अगर ये चीजें चाहिए तो कुछ खरीदना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी को इज्जत चाहिए तो आईफोन खरीदो। अगर किसी को प्यार चाहिए तो महंगा परफ्यूम लगाओ। अगर किसी को पहचान चाहिए तो ब्रांडेड कपड़े पहनो। अगर किसी को सफलता चाहिए तो 50 लाख की घंबिए करो। अब बताओ, क्या ये सब चीजें वाकई जरूरी हैं? नहीं, लेकिन डर और कंपैरिजन ने तुम्हें यकीन दिला दिया है कि बिना इन सब के तुम अधूरे हो। इस पूरे सिस्टम की सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को कभी ये सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता कि क्या मैं जो चाहता हूं वो वाकई मेरा अपना सपना है। क्योंकि अगर वो एक बार रुक कर ये सोच ले तो पूरा बाजार ढह सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा दौड़ में रखा जाता है। एक सपना पूरा होते ही दूसरा दे दिया जाता है। कभी अपने लिए घर खरीदो, कभी बच्चों के लिए बीमा, कभी बुजुर्गी के लिए म्यूचुअल फंड, और इसी में एक जिंदगी बीत जाती है, सपने पूरे करने में नहीं, सपनों के पीछे भागते हुए। और आखिर में जब इंसान थक कर बैठता है तो उसे समझ आता है कि शायद उसने अपना सपना कभी देखा ही नहीं था। वो तो बस हर बार किसी और का सपना जीता रहा। असल में जो बेचने वाला है वो कभी नहीं चाहता कि इंसान संतुष्ट हो जाए, क्योंकि अगर इंसान एक दिन कह दे कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो बाजार बंद हो जाएगा। इसलिए डर को बनाए रखना जरूरी है, और जब तक डर जिंदा है तब तक सपनों की दुकान चलती रहेगी। और वो दुकान देखने में बहुत रंगीन होती है, लेकिन अंदर से खाली। चैप्टर 4, शिक्षा नहीं, फॉर्मेटिंग। बचपन से ही हर बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, ये सोचकर कि वहां उसे शिक्षा मिलेगी।
लेकिन सच में जो कुछ भी वहां होता है वो शिक्षा नहीं होती, वो एक किस्म की फॉर्मेटिंग होती है। कंप्यूटर की तरह दिमाग को सेट किया जाता है ताकि इंसान उस सिस्टम का हिस्सा बन सके जो पहले से तय है। सवाल पूछने वाला नहीं, आदेश मानने वाला बन सके। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां सोचने की आजादी नहीं दी जाती, वहां सिखाया नहीं जाता, रटाया जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चा कोई नया सवाल पूछता है तो टीचर झुंझला जाता है, डांट देता है, चुप करवा देता है। क्यों? क्योंकि स्कूल को सवाल करने वाले नहीं चाहिए, उसे वही लोग चाहिए जो पहले से तय सिलेबस को बिना दिमाग लगाए दोहरा सके। अब जरा सोच, ये सिलेबस किसने बनाया? क्या कोई आम इंसान बैठकर तय करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा? नहीं, ये तय करते हैं वो लोग जिनके पास ताकत है, और उनकी सबसे पहली जरूरत यह होती है कि इंसान सोचने वाला ना हो, बस सिस्टम का पुर्जा बन जाए। स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता कि असली दुनिया कैसे चलती है। वहां टैक्स के बारे में, बैंकिंग के बारे में, रियलिटी चेक के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। वहां सिखाया जाता है पिथागोरस थ्योरम, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ईएमआई कैसे काम करती है, ताकि जब बच्चा बड़ा हो तो वो वही गलती करे जो उसके मां बाप ने की थी। कर्ज में डूब जाए, सिस्टम के हिसाब से चले और कभी सवाल ना उठाए कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो सच में जरूरी है। स्कूल की क्लास में हर कोई एक जैसा बनता है, एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसे जवाब, एक जैसी सोच। जो थोड़ा अलग हो वो वीक कहलाता है, बैक बेंचर कहलाता है, और अगर ज्यादा अलग हुआ तो प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। असल में ये सब फॉर्मेटिंग है। इंसान को इंसान नहीं, एक मशीन की तरह ट्रीट करना। इसे समझो एक कन्वेयर बेल्ट की तरह, जहां हर बच्चा लाइन में रखा जाता है और हर लेवल पर उसका दिमाग कटा छंटा जाता है। जो डरपोक हो वो आदर्श विद्यार्थी कहलाता है, जो रिबेल हो वो बदतमीज बन जाता है, जो सवाल करे वो कंफ्यूज्ड कहलाता है, और जो चुपचाप सब माने वही सफल कहलाता है। इसका सबसे गहरा असर तब दिखता है जब बच्चा बड़ा होकर नौकरी करता है। वहां भी वही सिलसिला चलता है। बॉस कहे तो मानो, नियम बने हैं तो फॉलो करो, और सबसे ऊपर कभी सिस्टम से सवाल मत करो। इसलिए ज्यादातर लोग बस वर्कर बनते हैं, सोचने वाले नहीं। और जो कभी कभार सोचने की हिम्मत करता है वो या तो अकेला रह जाता है या सिस्टम उसे काट देता है। अब बात करें फॉर्मेटिंग की असली चाल की, वो चाल जो इंसान को खुद से ही दूर कर देती है। जब किसी बच्चे को बार बार बताया जाए कि तू टॉपर बनेगा, तुझे डॉक्टर बनना है, अंक लाने हैं, तो उसका दिमाग एक टारगेट मशीन बन जाता है। उसे अपने अंदर झांकने का मौका ही नहीं मिलता कि वो क्या बनना चाहता है, वो क्या सोचता है, उसका मन किस तरफ है। इस तरह एक पूरी पीढ़ी तैयार की जाती है जो डिग्री तो रखती है लेकिन सोच नहीं रखती, जो रिज्यूमे बना सकती है लेकिन सवाल नहीं कर सकती। और जब ये पीढ़ी नौकरी में जाती है तो वो भी वैसी ही अगली पीढ़ी तैयार करती है। अब सोचो, अगर स्कूल में बच्चों को ये सिखाया जाए कि तुम खुद सोचो, जो दिख रहा है उस पर सवाल उठाओ, जो सब कह रहे हैं उस पर भरोसा मत करो, तो क्या होगा? तब सिस्टम टूटेगा, तब इंसान गुलाम नहीं रहेगा, तब वो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं जिएगा, तब वो जिंदा रहेगा। लेकिन यही तो नहीं चाहिए उन्हें जिनके हाथ में सिस्टम की कमान है। इसलिए स्कूल को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वहां बच्चा सिर्फ लिखना पढ़ना सीखे, सोचने से दूर रहे। इसलिए स्कूल एक ऐसी फैक्ट्री है जहां मानव संसाधन बनाए जाते हैं, इंसान नहीं। और इस फॉर्मेटिंग की सबसे चालाक बात यह है कि इंसान को कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया जाता कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो सोचता है कि सब ठीक है, यही जिंदगी है, सभी ऐसे ही जीते हैं, जबकि असलियत यह है कि उसकी सोच को इतने सालों में इस तरह मोड़ा गया है कि उसे सवाल उठाना ही बुरा लगने लगा है। वो जो कुछ भी कर रहा है वो असल में खुद नहीं कर रहा, बस वो कर रहा है जो उसे सिखाया गया। और ये सिखाने का नाम शिक्षा,
रख दिया गया है, जबकि हकीकत में ये सिर्फ फॉर्मेटिंग है, सोच को बंद करने की, आजादी छीनने की और इंसान को गुलाम बनाए रखने की। और जब एक इंसान को उसकी ही सोच पर भरोसा नहीं रह जाता, तो फिर उस पर जो चाहो राज किया जा सकता है। चैप्टर 5, धार्मिक रंगमंच और देशभक्ति के मास्क। इंसान की सबसे गहरी जरूरत क्या होती है? पहचान, जुड़ाव और भरोसा। और इन्हीं 3 चीजों पर सबसे ज्यादा खेल खेला जाता है। धर्म और देशभक्ति, ये 2 सबसे ताकतवर भावनाएं हैं जिनका इस्तेमाल हर दौर में इंसान को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। और सबसे गहरी बात यह है कि जब इन 2 चीजों का इस्तेमाल होता है, तब इंसान को लगता है कि वो खुद सोच रहा है, जबकि असल में उसकी सोच पहले से ही लिख दी गई होती है। धर्म वो नहीं जो एक आत्मिक अनुभव है, बल्कि वो जो आजकल शो बन गया है। भक्ति अब एक निजी साधना नहीं रही, बल्कि एक प्रदर्शन बन गई है। माइक पर बजते भजन, सोशल मीडिया पर वायरल होती आरती और हर नुक्कड़ पर लगे झंडे, ये सब धार्मिक रंगमंच का हिस्सा है, जहां भक्ति से ज्यादा जरूरी है दिखाना कि मैं कितना बड़ा आस्तिक हूं। ध्यान से देखो, इस रंगमंच में वो कौन है जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है, जो धार्मिक प्रतीक सबसे बड़ा लेकर चलता है, जो सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाता है, जो सबसे ज्यादा दूसरों को गलत ठहराता है। और किसके लिए ये सब किया जा रहा होता है? भीड़ के लिए, तालियों के लिए, लाइक्स और वोट के लिए। अब सोचो, जो सच्चा धर्म होता है, क्या वो चिल्लाने से साबित होता है? क्या उसे प्रचार की जरूरत होती है? असल में ये धर्म नहीं, उसका शो है। और इस शो का मकसद है तुम्हारी भावनाओं पर कब्जा करना, ताकि जब कोई तुम्हारे धर्म के नाम पर कुछ कहे, तुम सोचो मत, बस गुस्से में आ जाओ। और जब इंसान गुस्से में होता है, तब वो सबसे आसान टारगेट होता है। अब आते हैं देशभक्ति पर। देशभक्ति वो भावना है जिसमें इंसान अपने देश के लिए कुछ करता है। लेकिन आजकल देशभक्ति का मतलब क्या बना दिया गया है? झंडा प्रोफाइल फोटो में लगाओ, हर मुद्दे पर चीखो कि देश के खिलाफ है, सवाल मत पूछो वरना गद्दार कहलाओगे। मतलब जो भी सिस्टम पर उंगली उठाए उसे देश विरोधी बना दो। भ्रष्टाचार पर बोलो गद्दार, बेरोजगारी पर सवाल उठाओ गद्दार, न्याय व्यवस्था की आलोचना करो गद्दार। अब ये देखो, ये कौन तय करता है कि देशभक्ति क्या है और क्या नहीं? वो जिनके हाथ में सत्ता है, वो जो चाहते हैं कि आम आदमी देशभक्ति की आड़ में चुप रहे। जब भी कोई बड़ा घोटाला सामने आता है, कुछ समय बाद कोई धार्मिक मुद्दा उठा दिया जाता है। जब भी सरकारें विफल होती हैं, तब एक देश के सम्मान का मुद्दा उछाल दिया जाता है, क्योंकि पता है जब लोग गुस्से में होते हैं या धार्मिक जोश में होते हैं, तो वो महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे असली मुद्दों की बात करना भूल जाते हैं। इस तरह से तुम्हारे सामने एक मास्क रखा जाता है, धर्म और देशभक्ति का। इस मास्क के पीछे छुपे होते हैं वो लोग जो तुम्हारे सवालों से डरते हैं, और तुम उस मास्क को पहनकर खुद ही अपने हक की आवाज दबा देते हो, ये सोचकर कि मैं सही कर रहा हूं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है मध्यम वर्ग का, क्योंकि वही सबसे ज्यादा भावनात्मक होता है। वही अपने बच्चों की फीस, नौकरी की चिंता और मां बाप की दवाई के बीच में फंसा होता है। उसे पता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जब उसके सामने धर्म या देशभक्ति की बात आती है, तो वो अपनी सारी तकलीफें भूलकर भीड़ का हिस्सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये उसका आखिरी सहारा है। उसे लगता है कि वो जो दुख झेल रहा है उसका कोई दोषी नहीं है, बस उसे अच्छा नागरिक बनना है। जबकि सच्चाई यह है कि जिस दिन वो सवाल पूछेगा, उस दिन पूरा खेल खुल जाएगा। लेकिन सवाल पूछने वाला या तो काफिर बना दिया जाता है या देशद्रोही। ध्यान से देखो, हर टीवी डिबेट, हर सोशल मीडिया ट्रेंड, हर भाषण, क्या सब तुम्हारी सोच को दिशा नहीं दे रहे? क्या तुम्हारे डर, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी पहचान, ये सब तय नहीं किया जा रहा? असल में ये पूरा शो सिर्फ एक मकसद से चलाया जाता है
कि तुम सोचो मत। जो बताया जा रहा है उस पर भरोसा करो। जो दिखाया जा रहा है उसी को सच मानो, ताकि तुम हर बार वही गलती दोहराओ। अपनी तकलीफों की वजह कभी सिस्टम को ना मानो। हमेशा किसी बाहरी दुश्मन, अंधभक्त या गद्दार को दोष देते रहो। और यही है असली मास्क, जो तुम्हारे सोचने की ताकत छीन लेता है और तुम्हें भीड़ में बदल देता है। जिस दिन इंसान उस मास्क को उतार फेंकेगा, उसी दिन से बदलाव शुरू होगा। पर तब तक ये धार्मिक रंगमंच चलता रहेगा, तालियों के बीच, नारों के बीच और इंसानियत की चुप्पी के बीच। चैप्टर 6 मनोरंजन के माध्यम से बंद हुआ। कभी कभी सबसे खतरनाक जंजीर वो होती है जो सोने की होती है, जो चुभती नहीं बल्कि अच्छी लगती है। मनोरंजन आज की दुनिया की सबसे मीठी, सबसे प्यारी और सबसे गहरी गुलामी, क्योंकि ये तुम्हें हंसाता है, बहलाता है, तुम्हारा ध्यान भटकाता है और तुम्हें एहसास भी नहीं होने देता कि तुम फंसे हुए हो। आज का इंसान बहुत थका हुआ है। नौकरी की भागदौड़, रिश्तों का बोझ, पैसों की टेंशन, सब कुछ इतना भारी है कि जब जरा सी राहत मिलती है तो वो उसे कस के पकड़ लेता है। और उस राहत का सबसे आसान तरीका है एंटरटेनमेंट। अब सोच, एक आदमी सुबह से शाम तक काम करता है, ऑफिस की गाली सुनता है, ट्रैफिक में फंसता है, बॉस की डांट खाता है, फिर भी चुप रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि रात को उसका मोबाइल, उसका टीवी, उसकी वेब सीरीज, उसका क्रिकेट मैच या इंस्टाग्राम रील्स उसका इंतजार कर रहे हैं। मनोरंजन अब एक शौक नहीं है, ये एक जरूरत बना दिया गया है। और कोई भी चीज जब जरूरत बन जाए तो समझ लेना कि वो तुम्हारे ऊपर हावी हो चुकी है। अब जरा देख, ये एंटरटेनमेंट देता क्या है? फिल्में, जहां हीरो कभी नहीं हारता और दुनिया 3 घंटे में बदल जाती है। टीवी, जो या तो डर दिखाता है या नकली प्यार। सोशल मीडिया, जहां सब दिखावा है लेकिन ऐसा लगता है जैसे सबके पास सब कुछ है, बस मेरे पास नहीं। क्रिकेट या रियलिटी शो, जहां असली मुद्दों से ध्यान हटाकर ताली बजवाने वाली स्क्रिप्ट परोस दी जाती है। अब सवाल ये नहीं कि एंटरटेनमेंट बुरा है, सवाल ये है कि क्या ये तुम्हारी सोच को मार रहा है? जैसे ही कोई बड़ा मुद्दा उठता है, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अचानक ही कोई बड़ा शो, बड़ा विवाद, कोई फिल्म या कोई नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर छा जाता है और लोग एक सेकंड में ध्यान भटका देते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई का सामना करना मुश्किल है, मनोरंजन आसान है। लोग किसी भी बात पर गुस्सा नहीं होते जब तक वो उनके एंटरटेनमेंट में दखल न दे दे। इंसाफ मिलने में सालों लगते हैं, लेकिन एक वेब सीरीज बैन हो जाए तो लोग सड़क पर उतर आते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारी भावनाओं को इस तरह से मोड़ा गया है कि असली जिंदगी से नाता ही टूट गया है। अब तुम्हारे लिए किरदार असली है और असली लोग किरदार बन गए हैं। मनोरंजन अब मजा देने का जरिया नहीं, बल्कि सोच को शांत करने का हथियार है, ताकि जब सिस्टम तुम्हारे साथ अन्याय करे तो तुम सवाल न उठाओ, बल्कि किसी मूवी के क्लाइमेक्स में खो जाओ। जब घर में पैसा ना हो तो सोचो, कोई बात नहीं, फिल्म में हीरो भी गरीब था, आखिर में जीत गया। लेकिन जिंदगी फिल्म नहीं होती, और ये फील गुड चीजें बस तुम्हें असल तकलीफ से काट देती है। सोशल मीडिया की बात करें, वहां हर कोई दिखाता है कि वो कितना खुश है, कितना सफल है। लोग फॉलोअर्स, लाइक्स, ट्रेंडिंग ऑडियो में इतना उलझ जाते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। वो हर वो चीज देखना चाहते हैं जो उन्हें हंसाए, विचलित करे, उत्तेजित करे, बस सोचने पर मजबूर न करे। मनोरंजन का ये जाल इतना गहरा है कि अब तुम्हें लगता है कि इसके बिना तुम कुछ नहीं। सुबह उठते ही फोन चेक करना, खाना खाते हुए यूट्यूब देखना और सोने से पहले इंस्टाग्राम, ये सब सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये तुम्हारे माइंड को फिक्स करने की तरकीबें हैं, ताकि खाली समय में तुम कुछ नया सोच न सको, बस वो देखो जो पहले से तय किया गया है। यही है बंधुआ मजदूरी, जहां मालिक नहीं दिखता,
लेकिन उसकी डोरी तुम्हारे हाथ में फोन बनकर बंधी होती है। और सबसे ज्यादा असर पड़ता है मध्यम वर्ग पर, क्योंकि वही सबसे ज्यादा दबा कुचला है, वही सबसे ज्यादा थका हुआ है और वही सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट से राहत चाहता है। पर वो नहीं जानता कि यही राहत धीरे धीरे उसे नशे की तरह जकड़ रही है। हर वो मिनट जो इंसान सिस्टम पर सवाल पूछने में लगा सकता था, अब वो उसे एक और वीडियो स्क्रॉल करने में लगा रहा है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, ये प्लानिंग है, सोची समझी रणनीति है, ताकि इंसान परेशान तो रहे लेकिन जागे नहीं, आंख खुली हो लेकिन दिमाग बंद। मनोरंजन के नाम पर इंसान अब एक डिजिटल बंधुआ बन चुका है, जो हंस रहा है पर रो नहीं सकता, जो देख रहा है पर समझ नहीं सकता, जो सुन रहा है पर बोल नहीं सकता। क्योंकि जब सोच मर जाती है तब सिस्टम को कोई डर नहीं रहता, और जब इंसान खुद ही अपनी जंजीर को चेन समझ ले तब सबसे बड़ी हार वही हो जाती है, बिना कोई युद्ध लड़े। अगर यहां तक आप पहुंचे हैं तो ये बस एक किताब की समरी नहीं थी, ये एक आईना था जो दिखाता है कि आप कौन हैं और आपको क्या बनाया जा रहा है। हर चैप्टर, हर शब्द आपकी उस नींद को तोड़ने की कोशिश थी जिसमें इस सिस्टम ने आपको सालों से सुला रखा है। अब सवाल ये नहीं कि आपने क्या सुना, सवाल यह है कि आप अब क्या करेंगे। क्योंकि किताबें जागरूक करती हैं, पर बदलाव वो आपके सोचने और बोलने से शुरू होता है। अगर ये बातें आपकी सोच से टकराई है तो यही रुकिए मत। ऑडियो बुक प्रकाश सिर्फ किताबों की आवाज नहीं है, ये उस सोच की दस्तक है जो बोलने से पहले सुनने में यकीन रखती है। सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार जो किताब आएगी वो शायद आपके सबसे भरोसेमंद यकीन पर सवाल उठाएगी। और सवाल उठाना कभी भी गुनाह नहीं होता।